नमस्कार दोस्तों, मैं करण सूद बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सूद पुत्र पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव की, जिसमें सभी राजनीतिक दल अपने पूरे दमखम के साथ जमीनी स्तर पर अपने प्रचार के लिए उतर चुके हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अगर वर्तमान सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने काम को बाखूबी करे और जनता की सभी समस्याओं का समाधान करे, तो शायद उन्हें किसी प्रचार प्रसार की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि प्रचार में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जो जनता से ही विकास के नाम पर टैक्स के रूप में वसूला जाता है। और विकास के नाम पर जनता को मिलता है तो सिर्फ ठेंगा, क्योंकि उनका दिया हुआ सारा पैसा तो राजनीतिक दल अपने प्रचार में लगा देते हैं और अंत में जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उधर उधर भटकना पड़ता है और हार थक के घर पर बैठ जाना पड़ता है। दोस्तों, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता है और हमें देख के भी नज़रअंदाज करना पड़ता है। अभी हमारी मजबूरी बन गई है या कमजोरी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारत के शासन और प्रशासन का यही एक काला चेहरा है जो हमें ना चाह के भी अपनाना पड़ता है। खैर दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे प्रचार की, जिसमें सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति लेके भीड़ के बीच में उतर चुके हैं। दोस्तों, मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि हमारे देश के राजनेताओं को चुनावी टाइम पे ही क्यों भीड़ की याद आती है, क्यों वो चुनावी टाइम पे ही भीड़ में जाके लोगों से उनकी समस्या पूछते हैं और समस्या के समाधान का आश्वासन देते हैं, और चुनाव जीतने के बाद जनता को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कोई चाय में से मक्खी निकाल के फेंक देता है, और अपने पूरे 5 साल अपने सरकारी बंगलों में बैठ के जनता के पैसे पे अय्याशी करके इधर उधर घूमते हैं। दोस्तों, आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको कुछ ऐसे ही राजनेताओं से जो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं, जो विकास के नाम पे अपने राज्य के इलाकों का नाम बदल देते हैं, भ्रष्टाचार के नाम पे सांप्रदायिकता फैला देते हैं और जुर्म नियंत्रण के नाम पे गुनहगारों को पनाह दे देते हैं। और ये अपने वोटर्स को लुभाने में इस तरीके से कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि मीडिया पूरी तरीके से इनका साथ देता है। और इसी तरह से दूसरे राजनीतिक दल जातियों के नाम पर बड़े बड़े ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं और बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं। कोई बड़े बड़े शो करता है तो कोई लाखों की तादाद वाली जनता को संबोधित करता है। और इस सारी भीड़ के बीच उत्तर प्रदेश की गलियों में एक नाम और बहुत तेजी से गूंज रहा है, जिसे कोई मीडिया दिखा नहीं रहा, लेकिन वो अपनी आवाज़ इतनी तेजी से बुलंद कर रहा है कि आज सारे भारत में उसकी आवाज़ गूंज रही है, जो मानव अधिकार की बात करता है, सांप्रदायिकता मिटाने की बात करता है, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करता है और सभी वर्गों के विकास की बात करता है। जाति व्यवस्था बहुत बुरी चीज, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। बाबा साहब भी करते थे। हम तो पैदा होते दलित नहीं होते हैं, अब ये समाज हमें बताता है कि ये दलित है, ना हमने बनाया। तो मैं तो प्रयास कर रहा हूं कि वंचित वर्ग के लोगों को, जिनको मैं बहुजन समाज कहता हूं, उनकी बात करूं। दलितों की भी लड़ाई में लड़ता हूं, पिछड़ों की भी लड़ता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती अभी चल रही है, आप देखिए कोई नेता नहीं गया तो मैं वहां 3 दिन पढ़ा रहा। फिर माइनॉरिटी की जब CNPR NRC का मामला था तो उनकी भी लड़ता हूं, किसानों की भी लड़ता हूं, मजदूरों की भी। अब सोच रहा हूं कि कब ये आप मानेंगे कि एक दलित जाति में पैदा होने वाला आदमी सबका नेता हो सकता है। ये बड़ा कठिन है। योगी जी ठाकुर हैं, वो सबके नेता हो सकते हैं, लेकिन एक दलित सिर्फ दलित का नेता हो सकता है। इस लाइन को मीडिया को नकारना चाहिए। इंसान अपनी ताकत अपनी क्षमताओं से बढ़ता है, तो हमें अवसर मिलेगा, हम इसको करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में, जिनको उत्तर प्रदेश की जनता अपने दिल में जगह दे चुकी है, जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए दिन रात खड़े मिलते हैं। फिर चाहे वो शिक्षक भर्ती का घोटाला हो, किसानों की निर्मम हत्या हो या फिर हाथरस जैसा बलात्कार हो, चंद्रशेखर आजाद दिन रात अपनी जनता के साथ खड़े मिलते हैं। फिर चाहे वो चुनावी दौर हो या फिर चुनावी दौर ना हो। शिक्षक भर्ती घोटाले में चंद्रशेखर आजाद रात दिन शिक्षकों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे और लगातार उनकी मांगों की आवाज उठा रहे थे। आज आप यहाँ आए हैं, क्या मुद्दा रहा? देखिए, हम लखनऊ में और लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसको लेकर आंदोलन चल रहा है। जो हकमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, अधिकारियों द्वारा की गई है, उसको लेके दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे जो है ना आंदोलन में है। जब वो शुरू में इस आंदोलन पे अपनी चर्चा कर रहे थे तब उनके पास रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि घोटाला हुआ है। ये आयोग तो सरकार के द्वारा ही बनाया गया। बिल्कुल, इन्हीं का आयोग है। सरकार भी इनकी, मंत्री भी इनके और आयोग भी इनका। आयोग कह रहा है कि घोटाला हुआ है। आयोग ने स्पष्ट लिखा रिपोर्ट के अंतिम पैरे में कि जिन्होंने किया है संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन, उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाए और जो लोग वंचित रह गए हैं उनकी जांच करके उनको नियुक्ति दी जाए। जब आयोग कह रहा है तो फिर क्यों नहीं कह रहे हो?
तो सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार देना नहीं चाहती। सरकार ये सोचती है कि अभी कुछ दिन बैठे रहेंगे, टूट टाट के चले जाएंगे, पीट देते हैं, धमका देते हैं, डरा देते हैं, चले जाएंगे। लेकिन अब जब मैं इनसे मिला हूं तो मैंने देख लिया कि ये लड़ने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ। ये अपना अधिकार लिए बगैर जाएंगे नहीं। ये तो मुझसे कह रहे हैं कि हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। कह रहे हैं हमारा अपमान हुआ है, हमें गालियां दी गई है बीजेपी कार्यालय पे, हमें जाति सूट सब कहे गए हैं, हमारे कपड़े फाड़े गए, पीटा गया। ये राम राज्य है। और ये है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो निकम्मी गूंगी बहरी सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए और जनता के साथ साथ जो है ना, जो पीड़ित है उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसको सताना चाहिए। चाहिए तो ये था कि कार्रवाई करते हैं उन अधिकारियों पे, और कर क्या रहे हैं, पीट रहे हैं बच्चों को। कल इनके कुछ और 69 चला है कि पुलिस का बल उपयोग करके उन लोग की आवाज दबाई जाए, तो ऐसे आगे कौन से कदम हो सकते हैं जो आप उठाएंगे अपनी बात मनवाने? देखिए, लोकतंत्र है, जनता के पास क्या जरिया है, आंदोलन ही है, आंदोलन जारी रहेगा। अब हम प्रयास करेंगे कि सरकार जो है ना, ज्यादा जल्दी जो है ना इस मुद्दे पे सोचे और इनको न्याय सुनिश्चित करे। लखीमपुर खीरी में किसानों की निर्मम हत्या होने पर चंद्रशेखर आजाद 7-8 घंटे का सफर तय करके बाइक पे किसानों से मिलने पहुंचे। हमारे साथ हैं जी बीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, जो यहाँ लखीमपुर में इस दर्द में शामिल होने के लिए 7 घंटे लगातार मोटरसाइकिल चला के यहाँ पहुंचा। जितनी तकलीफ वहां नहीं हुई, वो तकलीफ, उससे ज्यादा तकलीफ यहाँ हुई आके अपने भराव को देख के, बाबूजी को देख के, जिनकी जो है ना हत्या हुई है कल। और मैं जब यहाँ लोगों से बुलाऊं तो मुझसे पूछ रहे थे मीडिया के लोग कि भाई आपकी क्या मांग है। तो मैंने लोगों से पूछा तो लोगों की मांग ये है कि वो जो किसान विरोधी 3 कानून पारित किए गए उनको रद्द किया जाए। और मैं समझता हूं कि एक जायज मांग है। किसान इस मांग के लिए 10 महीने से ज्यादा समय से जो है ना सड़कों पे। और अगर आज भी प्रधानमंत्री हमारी लाशों पे मुस्कुराते हैं, हमारी तकलीफ नहीं सुनते हैं, तो ये इस देश के लिए बुरा समय है कि ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि अब भी समय है, किसानों की तकलीफों को समझिए। हजारों शहादतें हो चुकी है, ये तो प्रत्यक्ष है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी जो मोर्चों पे हैं उन्होंने बहुत बड़ी शहादतें दी है और वो संख्या हजारों की संख्या में है। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि अगर अब थोड़ी सी भी आप में मानवता बची हो और आप इस देश के किसानों से, इस देश के गरीबों से प्यार करते, मजदूरों से प्यार करते, तो ये कानून वापस ले लीजिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसानों का दर्द नहीं समझते। देश की जनता किसानों के साथ है। अब जब संयुक्त किसान मोर्चा कोई आंदोलन की घोषणा करेगा तो आप देखना जन सैलाब उमड़ेगा और ये देश जो है पूर्ण रूप से किसानों की जो बलिदान हुआ है उसमें आहुति देने के लिए खड़ा रहेगा। और ऐसा ही हमें हाथरस बलात्कार में देखने को मिला, जहां चंद्रशेखर आजाद ने बच्ची को न्याय दिलाने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया। मुझे तकलीफ है कि आज भी इस देश में जातिवाद है और जातिवाद की वजह से आज तक हमारी न्याय की मांग नहीं उठी है। अब जब हमारी बहन चली गई है, मीडिया के तमाम लोग यहाँ उपस्थित है, मुझे तकलीफ है इस बात की। हमारी मांग है, वी वांट जस्टिस, हम न्याय चाहते हैं। ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा, ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल के उनको अति शीघ्र जो है फांसी पे लटकाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो, क्योंकि ये राजनीतिक हत्या है। कल तक स्वस्थ थी, जब तक वो सरकारी हॉस्पिटल में थी, जिले के हॉस्पिटल में, आज वो हायर सेंटर आई है। कल डॉक्टरों द्वारा सरकार से साठगांठ करके उसकी हत्या की गई है। जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, इसके पीछे का जो सत्य वो नहीं निकलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार जो है सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसको सरकारी आवास जो है शहर में दिया जाए, क्योंकि कल को उनकी जिंदगी को खतरा है। वो न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहते हैं, वो झुकना नहीं चाहते। सरकार उनके लिए 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की और एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो मुझे ये महसूस होता है कि सरकार हमें न्याय देना नहीं चाहती है। अगर मुख्यमंत्री में जरा सी भी शर्म बची हो तो वो इसकी तत्काल घोषणा करे। नहीं करते तो हम लोग सड़कों पर रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। ऐसे दरिंदे अगर बचेंगे तो कल किसी भी बहन के साथ ये होगा, कोई बहन सेफ नहीं रहेगी। और हम बहनों के प्रति समर्पित हैं, हम बहनों का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे लीडर हैं जो जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझते हैं और लोगों की समस्या का समाधान करवाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, जो बिना किसी लोभ लालच के इंसाफ की आवाज बुलंद करते रहते हैं। दोस्तों, उनके इसी व्यवहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें पूरी तरीके से अपना मान चुकी है और तन मन धन से उनका साथ देने की कसम खा चुकी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें शेर कह के बुलाती है। जब वो आते हैं तो इस तरीके से नारा लगाया जाता है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हालात इस समय किसी जंगल से कम नहीं है, जिसमें लोगों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के जंगल के इन सभी जानवरों को काबू करने के लिए एक ऐसे शेर की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश के इन सभी जानवरों पर लगाम लगा सके।
और दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनता उस शेर के रूप में सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को देखना चाहती है। खैर दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का राजनीति भविष्य उनका आने वाला वक्त तय करेगा और वक्त उनके उज्जवल भविष्य की दस्तक दे चुका है। दोस्तों, मैं बहुजन समाज के लोगों से विनती करूंगा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हें संवैधानिक अधिकार शासक बनने के लिए दिए हैं, गुलाम बनने के लिए नहीं। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अपने लोगों को शासक बनाए और अपने वोटों का दुरुपयोग करके किसी की गुलामी ना करें और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने में मदद करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, दुआ सलाम। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।